हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के पेपर 4 क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, एक समावेशी शिक्षा का निर्माण के बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूजन जिसे कहते हैं, समावेशी शिक्षा या समावेश के मॉडल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके 5 या 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में किसी एक या दो के बारे में शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं, और अगर ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो आपके क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार होंगे कि राइट डाउन द मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो उसमें आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन के साथ आपको एटलीस्ट 6 to 7 आपको मॉडल्स बताने होते हैं। तो पहले आप इंट्रोडक्शन देख ले कि इंक्लूसिव और मॉडल एजुकेशन के जो मॉडल्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है, वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, और ये चीज़ आपके आगे जो कंसेप्ट है, आपके जो मॉडल्स है वो समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये आपके एमसीक्यू फॉर्म में भी किसी एक मॉडल के बारे में पूछ दिया जाता है कि ये किस मॉडल का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन मॉडल, टीम टीचिंग मॉडल, फुल इंक्लूजन मॉडल, रिसोर्स मॉडल, सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल, नॉन एकेडमिक मॉडल, वैंक्स मॉडल जिसे हम वैलिम कहते हैं, एंड द लास्ट वन इज सर्कल ऑफ इंक्लूजन मॉडल। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले उसके बारे में जानते हैं कि मॉडल्स ये आपके किस प्रकार क्या होते हैं। पहला है परिचय, उसका देख लेते हैं। द शिफ्टिंग अप्रोचेस टू डिसेबिलिटी हैव ट्रांसलेटेड इनटू वेरी डाइवर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। जो आपकी विकलांगता के प्रति बदलते दृष्टिकोण ने बहुत ही विविध नीतियों और प्रथाओं को जन्म दिया है। द वेरियस मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी इम्पोज डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी आपके मॉडल्स है डिसेबिलिटीज़ के, वो हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो हमारी विकलांगता में जो हमारे एक महत्वपूर्ण बदलाव है वो सुझाव देता है, और वो काफ़ी भिन्न भिन्न होते हैं जो हमारी जिम्मेदारी होती है। ऑन द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्शन, गवर्नमेंट के हिसाब से जो हम काम करते, जिस तरह से करते, उसके हिसाब से ये भिन्न भिन्न होता है। जो कि हम लोग आप कार्यवाही करते हैं, जो लेते हैं, कार्य करते हैं। एंड सजेस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द वे डिसेबिलिटी इज अंडरस्टूड। जैसे ही पता चलता है कि जो विद्यार्थी है उसे किस प्रकार का विकलांगता है, उस हिसाब से हम उसे समझते हैं, उसके हिसाब से उसमें बदलाव या कोई महत्वपूर्ण सुझाव होते हैं वो देते हैं। तो ये ऑल अबाउट क्या है, आपको इंक्लूसिव ऑर्डर्स के जो मॉडल्स है उसके एडुकेशंस के, उसके बारे में है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो एक एक करके में आपका पहला स्ट्रेटजी जिसे हम रणनीति हस्तक्षेप मॉडल कहते हैं, टीम टीचिंग मॉडल, फूड इंक्लूजन जिसे हम पुल इन मॉडल कहते हैं, रिसोर्स मॉडल जिसे हम पुल आउट मॉडल भी कहते हैं और रिमेडियल मॉडल भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ अल्टरनेट नेम है, ये आपको भी याद रखने पड़ेंगे। इनकेस आपके एमसीक्यू फॉर्म में आएगा तो हो सकता है ऑप्शन में रिसोर्स मॉडल ना दिया हो, रिमेडियल मॉडल दिया हो सकता है, तो आपको ये भी याद रखना होगा। अगला है सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल जिसे हम पीयर लर्निंग मॉडल कहते हैं। अगला है नॉन एकेडमिक मॉडल, जो आपकी शैक्षणिक मॉडल होते हैं उससे अलग होते हैं, जिसे हम लोग गैर शैक्षणिक मॉडल कहते हैं। उसके बाद है वैंक्स मॉडल, वैलिम जिसे हम वैंक्स एडेप्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट मॉडल कहते हैं। अंतिम है आपका सर्किल ऑफ इंक्लूजन मॉडल। तो चलिए देखते हैं। पहला है स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन मॉडल, रणनीति हस्तक्षेप मॉडल। तो ये जो मॉडल है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये विकसित आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसन सेंटर है, कंसन सेंटर है, वहाँ से ये इसको विकसित किया गया था। तो इसमें क्या होता है, रिसर्च लर्निंग, जो भी शोध किए जाते हैं उसको सीखते हैं यहाँ पे। दूसरा है इम्प्रूव्ड स्पेशल चिल्ड्रन एजुकेशन, जो भी विशेष बच्चे होते हैं उनकी जो शिक्षा होती है उसमें सुधार लाया जाता है। उसके बाद है डेवलप पोटेंशियल इंडिपेंडेंट, जो भी रूप से संवादित आपके स्वतंत्र विकास होती है वो डेवलप किए जाते हैं। मॉडल्स हैव 3 स्टेप्स, ये स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन मॉडल है, इसके 3 आपके स्टेप्स होते हैं, 3 चरण होते हैं। पहला है एम ऑफ टीचिंग, आपका जो पढ़ाने का उद्देश्य क्या है वो हो गया एम ऑफ टीचिंग। अगला है चेक प्रीवियस नॉलेज,
आप पढ़ाने से पहले ये देखेंगे कि बच्चों के पास पहले से उस टॉपिक के ऊपर, उस विषय के ऊपर कितना ज्ञान है, आप उसको जांचेंगे। आप ये नहीं कि बच्चों को बेसिक तो पता है, आप उसके एडवांस जा सकते हैं, बट आपको पता चल रहा है कि उसका बेसिक तो पता है बट वो कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको प्रीवियस नॉलेज चेक करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद डिलीवरी ऑफ टॉपिक, जब आपको समझ में आ जाता है कि इसको बेसिक से स्टार्ट करना है कि एडवांस है या इंटरमीडिएट से, तो उसके बेसिस पे आप उस विषय को आप क्या करते हैं, वितरण करते हैं, डिलीवर करते हैं टॉपिक, उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये था स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन मॉडल। अब अगला है टीम टीचिंग मॉडल। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये टीम, एक ग्रुप, 2 3 4 टीचर्स होते हैं, उसके सम्मेलन से ये मॉडल बनाया गया है। होल टीम ऑफ टीचर वर्क टुगेदर, इसमें क्या होता है, शिक्षकों की पूरी टीम होती है, एक साथ काम करती है। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है, जो एक्सपर्टीज़ है अलग अलग सब्जेक्ट के, एक्सपर्टीज़ है, जैसे कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट हो गया या केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया। अब इसके अंदर भी तो ब्रांच होते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में आपके क्या होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री होते हैं, इसके बाद आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं, और उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं। तो जो केमिस्ट्री के टीचर होते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो तीनों में एक्सपर्ट उतना ही हो, इसीलिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचिंग में अलग विषय के लिए, अलग टॉपिक्स जो केमिस्ट्री के होते हैं उसके लिए अलग विशेष टीचर रखते हैं, शिक्षक जो अलग होता है। तो इसी में एक्सपर्टीज हो जाते हैं, तो कंसेप्ट जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ में आते हैं। तो इसे ही होल टीम ऑफ टीचिंग कहते हैं। तो आप इसको अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। इसके बाद है इफेक्टिव टीचिंग। जो शिक्षण होती है वो प्रभावी होती है, क्योंकि एक्सपर्ट लोग इसको देखते हैं। जो एचओडी है वो बताता है किस तरह से आपको पढ़ाना है, किस टॉपिक को कौन टीचर बनाएगा, कौन एक्सपर्ट है, कौन कितने साल से एक्सपीरियंस ले चुका है, उस बेसिस पे ये चीज़ होता है। तो इससे क्या होता है, आपका जो सेल्फ एस्टीम है, जो आत्मसम्मान है वो बढ़ता है, आपका जो आत्मविश्वास है उसमें सुधार आती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल हो गया टीम टीचिंग मॉडल। अगला है लर्न वेरियस स्किल्स। जो भी कौशल है, विभिन्न तरह के कौशल जो होते हैं उसे सिखाया जाता है। तो टीम टीचिंग के मॉडल में देख सकते हैं आप, ये 2 भाग होते हैं। पहला रेगुलर टीचिंग, पहला क्या है, ये रेगुलर टीचिंग, मतलब जो नॉर्मल टीचर है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पढ़ा रहा है, वो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक टॉपिक के लिए नहीं है। ठीक है, उसी में दूसरा आ जाता है स्पेशल एजुकेशन टीचर। एक विशेष दर्जे के जो टीचर होते हैं, जो विकलांग लोग को पढ़ाते हैं, स्पेशल स्कूल को पढ़ाते हैं, तो वो स्पेशल एजुकेशन टीचर हो जाते हैं। अब रेगुलर टीचर में 2 टाइप्स के होते हैं। एक सब्जेक्ट टीचर, जैसे ही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, अब सोशल साइंस में भी हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, अकाउंट्स आ गए कॉमर्स में, बीएसटी। तो ये सब सब्जेक्ट के आपके सब्जेक्ट के टीचर, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है। बच्चों में क्या होता था कि हम लोग क्या पढ़ते थे, हम लोग ईवीएस पढ़ते थे, क्लास 1 to 5 में ईवीएस पढ़ते थे, जिसमें उसमें सोशल साइंस या फिर साइंस दोनों इंटीग्रेटेड होते थे। उसके बाद ही ये सोशल साइंस अलग हो गया, साइंस अलग हो गया, एनवायरमेंटल भी अलग हो गया, तो वैसे अलग होता है। उसके बाद एक होते हैं क्लासरूम टीचर, जो क्लास में पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, क्लास टीचर, क्लासरूम टीचर, वो आपके होते हैं। तो सब्जेक्ट टीचर अलग है, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, और क्लासरूम टीचर जो आपके क्लास में पढ़ा रहा है, तो हो सकता है वो मोर देन 1 सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता है, बट सब्जेक्ट टीचर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर ही पढ़ाता है। मैथ्स टीचर तो मैथ्स ही पढ़ाएगा, ये नहीं कि वो साइंस पढ़ाने लगेगा। तो यही डिफरेंस हो जाता है आपका सब्जेक्ट टीचर और क्लासरूम टीचर में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला मॉडल देखते हैं। अगला मॉडल है फुल इंक्लूजन मॉडल, जिसे हम पुल इन मॉडल कहते हैं, पूर्ण समावेशन मॉडल। ठीक है, यूज डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग, ऑडिटरी, विजुअल एक्टिविटीज। तो जो भी गतिविधियां होती है हमारे शरीर में, चाहे वो ऑडिटरी हो, चाहे जो लोग सुनते हो, जो उसे ऑडिटरी श्रवण बोलते हैं, दृश्य जिसे हम देख के सीखते हैं,
वैसे गतिविधि जो हम देख के सीखते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें आपका वीडियो आ जाएगा, जो कि आपके प्रोजेक्टर बोल सकते हैं या फिर स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर बोल सकते हैं या फिर स्मार्ट क्लास। आजकल के जो स्कूल में ये नया चलन चल चुका है कोरोना के बाद से, तो ये एक तरह का क्या होता है, विजुअल एक्टिविटीज़ हो गया कि आप सिर्फ सुन के नहीं, देख के भी कर सकते हैं। क्लासरूम में जो ब्लैक बोर्ड से पढ़ाया जाता है, ब्लैक बोर्ड जो है वो भी तो आप देख के ही करते हैं ना, सुनते नहीं, सुनते भी है और देखते भी है और लिखते भी है। और दूसरा है, अब मान लीजिए जो आपको देख नहीं सकता है, विजुअल एक्टिविटी जिसको प्रॉब्लम, जो अंधा हो, वैसे बच्चे जो अंधे हैं तो उन्हें भी तो पढ़ने का उतना ही अधिकार है। तो वैसे लोग को क्या होता है, ऑडिटरी, आपको ऑडियो के माध्यम से सुनाया जाता है। टीचर जो वो बोलते हैं उसके माध्यम से वो सीखते हैं, वो देख के नहीं सीख पाते क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता। अब मान लीजिए अब जो श्रवण है वो सुन नहीं सकते हैं, तो उसको किस तरीके से करवाया जाएगा, उसको दिखा के समझाया जाएगा। अब प्रोजेक्टर है, ये तो प्रोजेक्टर में लिखा हुआ भी तो रहेगा, आपके वर्ड्स जो है अल्फ़ाबेट से सेंटेंस बने हुए वो तो लिखे हुए रहेंगे, तो वो खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर टीचर से बात करना है तो साइन सिंबल, जो आपके लैंग्वेज के जो आपके साइन एंड सिंबल आते हैं, जो कोई भी आपके इशारोबाजी में जो साइन एंड सिंबल, ठीक है, जो इशारोबाजी में बात किया जाता है, वो उस माध्यम से टीचर से अपना वार्तालाप कर सकते हैं। कोई भी समस्या आएगी तो उससे अच्छे से बातें कर लेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगला पॉइंट है, तो इसी आप पॉइंट देखिए, पॉइंट कम है, अगर चाहे तुम इसको बहुत लंबा पॉइंट में कर सकते हैं, बट हमको यहाँ समझाना है कि आप एग्जाम में अपने पॉइंट से लिख सकते हैं। देखिए ये एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट को अपना एक पेज में आराम से लिख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, इसीलिए मैं समझा दे रहा हूँ। अगला पॉइंट है, टीम टीचिंग टू मेक टीचिंग प्रोसेस इजी एंड इफेक्टिव क्लासरूम सब्जेक्ट स्पेशल टीचर। तो जो टीम टीचिंग होते हैं उसमें क्या आसान और प्रभावी तरीके से कक्षा में पढ़ाया जाता है, विशेष शिक्षक होते हैं, विषय शिक्षक होते हैं, तो ये एक तरह के टीम बना के पढ़ाते हैं, वो फुल इंक्लूजन मॉडल में भी आते हैं। अगला पॉइंट है एकोमोडेशन, जो भी समायोजन होती है, बैठने की जो व्यवस्था होती है, या फिर जो हम चीज़ सीखते हैं, जो शैली हमारे सीखने की होती है वो, और जो ज़रूरत पड़ती है या कौशल होती है, या फिर जो हम लोग पहचानते हैं, वैसी चीज़ इसमें आती है, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हो मॉडल में, वहाँ बैठने का व्यवस्था ही नहीं हो, तो सीखने की दूर की बात है। बैठने की व्यवस्था हो, सीखने की व्यवस्था हो, बट जो हमें आवश्यकता है वो बताई नहीं जा रही है, पहचानने की चीज़ ही नहीं है। आप किसी एक टॉपिक पे, मान लीजिए आप फोर्स पढ़ा रहे हैं, फोर्स सब चीज़ बता देंगे फोर्स क्या होता है, बट आप डेली जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा जो बल है किस प्रकार से प्रयोग होता है वो बताया ही नहीं है एग्जाम्पल के थ्रू या फिर दिखा के, तो लोगों को समझ में नहीं आता है उतने अच्छे से। तो ये आपके फुल इंक्लूजन मॉडल्स में आते हैं। अब अगला मॉडल देखते हैं, रिसोर्स मॉडल, जिसे हम पुल आउट मॉडल कहते हैं। इसके पिछले वाला पुल इन मॉडल था, अब ये रिसोर्स मॉडल होता है, पुल आउट मॉडल, जिसे हम रेमेडियल मॉडल कहते हैं, संसाधन मॉडल, पुल आउट मॉडल, या फिर उपचारात्मक मॉडल कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब है इसमें फुल इंक्लूजन सेटिंग, जो हम लोग की समावेशन होती है वो पूर्ण तरह से होती है, ना हाफ होती है, पुल होती है। अगला स्टूडेंट्स रेमेडिएशन, जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी हो, उसमें सुधार आता है, क्योंकि इस मॉडल में आप वो रिसोर्स दे रहे हैं, वो सीखने की साधन दे रहे हैं। अगर वो संसाधन आप नहीं देंगे तो वो सीख नहीं सकता है। जैसे कि संसाधन में क्या आ गया, बुक्स आ गया, किताबी शिक्षा जो बुक्स हो गए, आपके स्कूल में लाइब्रेरी हो गई, आप तो बुक्स दे रहे हो वही जो चीज़ आपकी सिलेबस में एनसीईआरटी बुक बेसिस पे है। अब बाकी जो लाइब्रेरी में आपके क्या होते हैं, रेफरेंस बुक होते हैं, रेफरेंस बुक बोल सकते, साइड बुक्स बोल सकते, इससे आपको मदद मिलती है कोई चीज़ अच्छे से गहराई में समझने के लिए। उसके बाद होती है सपोर्ट स्टूडेंट्स टू मीट एकेडमिक गैप्स, जो भी शैक्षिक अंतराल के अंदर जो छात्रों को पूर्ण तरह से सीखना होता है वैसे चीज़ में वो समर्थ करते हैं, समर्थन देते हैं अपने को रखें। जो भी आपके सीखने के बीच में आड़े आ रहा है वो चीज़
रिसोर्स के मॉडल से आपके विद्यार्थियों को संसाधन के जरिए वो चीज़ आपको पूर्ण की जाती है। गिव एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा टीचिंग टू स्मॉल ग्रुप और इंडिविजुअल। तो इसमें आपकी जो समय है वो अतिरिक्त दी जाती है, क्योंकि बच्चों के जो होते हैं वो या तो फिर व्यक्तिगत होंगे या फिर अतिरिक्त क्या होंगे, वो एक तरह से समूह में होंगे। मान लीजिए 2 से 3 के ग्रुप में होंगे, 3 से 4 के ग्रुप में होंगे, तो इन लोग को आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा, अतिरिक्त समय देना पड़ेगा। और कुछ कुछ कंपटीशन, मैक्सिमम कंपटीशन में स्क्राइब होते हैं, जो कि आप तो कैंडिडेट हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके साथ आपके साथ बगल में हेल्पर के रूप में स्क्राइब होते हैं, जिसके माध्यम से आपको एक्स्ट्रा टाइम दिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये संसाधन एक तरह संसाधन मॉडल का ही पार्ट है कि आपको हाफ एन आवर या फिर कभी कभी ये इसमें एक घंटा से अतिरिक्त भी दिए जाते हैं। काम को आप अपने जो सहयोगी आपके साथ स्क्राइब आ रहा है उसके द्वारा आप इसे 1 घंटे अतिरिक्त समय में आप इसे पूरा करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिसोर्स मॉडल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला है सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल, पीयर लर्निंग मॉडल, जिसे हम सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल या पीयर लर्निंग मॉडल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिसेबल और नॉन डिसेबल साथ में रहते हैं। जो विकलांग बच्चे या फिर गैर विकलांग बच्चे उसको साथ में रखा जाता है। इसमें क्या होता है, वो लोग ऐसा महसूस ना कर सके कि सिर्फ आप विकलांग लोगों के बीच में हैं, आप विकलांग लोगों के बीच में सीख रहे हैं कोई भी चीज़। तो इसमें क्या होता है, एप्रोप्रिएट इंटरेक्शंस होते हैं, उचित क्या होती है, बातचीत होती है लोगों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में अच्छे से बातचीत होती है। उसके बाद आता है डेवलप देयर सोशल इमोशनल इंटरपर्सनल स्किल्स। जो भी आपके सामाजिक या भावनात्मक जो परस्पर कौशल होती है उसे विकास किया जाता है, उसमें विकास लाया जाता है उचित बातचीत करके। अवेयर अबाउट ईच अदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो एक दूसरे की जो ताकत होती है या फिर जो उसकी कमज़ोरी होती है, ताकत और कमज़ोरी को पहचान के उसे जागरूक किया जाता है कि आपके अंदर ये कमी, आप इसे पूर्ण रूप से ठीक करने की कोशिश करें। क्या क्या बदलाव लाना है आप ये समझ लें। उसके बाद है मीटिंग ऑफ पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्पेशल एजुकेशनल प्रोफेशनल्स टू चेक इवेलुएट द प्रोग्रेस। तो जो उसके परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं या फिर बच्चे हैं या फिर जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं या फिर उसके स्पेशल एजुकेशनल प्रोफेशनल जो आपके विशेष शिक्षक को पढ़ाने वाले वैसे शिक्षक, वो क्या देखेंगे, वो आपकी जो प्रगति हो रही है उसे जांचेंगे, उसे जांच करेंगे, प्रगति का मूल्यांकन करेंगे और ये आप रिपोर्ट बनाएंगे। और जब भी कोई चीज़ बैठक होगी उसमें उसके माता पिता को, आप बच्चों को या फिर उसके आप क्लास टीचर हो सकते हैं तो आप स्पेशल एजुकेशन टीचर्स को बता सकते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला है नॉन एकेडमिक मॉडल, गैर शैक्षणिक मॉडल। तो ये मॉडल जो होता है एकेडमिक से हट के नॉन एकेडमिक पार्ट में आता है, जिसमें आपका पढ़ाई से हट के कोई भी कार्य करने का काम हो, उस मॉडल के अंतर्गत आता है। फॉर ए वोकेशनल ट्रेनिंग, जो भी व्यावसायिक प्रशिक्षण होता है, जैसे कि इस बेसिस पे आप जॉब ले सकते हैं, आप क्या ले सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। इस बेसिस पे आप जो स्किल्स है, जो कौशल है वो आप सीख सकते हैं, जिसके माध्यम से आप पढ़ाई पूर्ण करने के बाद एक छोटा मोटा काम कर सकते हैं, जिससे आप घर की व्यवस्था को सुधार ला सकते हैं। ये नॉन एकेडमिक क्लास एक्टिविटीज़ है, गैर शैक्षणिक कक्षा गतिविधियाँ होती हैं पढ़ाने के अतिरिक्त। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड्स टू बोथ डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट। ये मॉडल में भी आपको जो विकलांग बच्चे या फिर जो गैर विकलांग बच्चे वो दोनों को ही पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग करवाया जाती है, आपको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं। अब प्रशिक्षण में क्या क्या आता है, तो पहले देख लीजिए आर्ट्स, जो कला है सिखाया जाता है। अब इस आर्ट्स में क्या हो सकता है, पेंटिंग, ड्राइंग और फिर आर्ट एंड क्राफ्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट चीज़ आते हैं।
उसके बाद फिजिकल एजुकेशन, जो आपकी शारीरिक शिक्षा होती है, जो आपके कक्षा 12वीं में आती है, जिसे हम फिजिकल एजुकेशन कहते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विषय होता है। तो ये चीज़ से आपकी जो स्वस्थ है, जो आपकी शरीर है, उसको अच्छे से सुचारू रूप से कार्य कर सकें। हर एक आपकी जो मांसपेशी है या फिर न्यूरॉन्स है या फिर जो मसल्स आपके काम करने में असक्त मतलब नहीं कर पाते हैं, उसको आपको मूवमेंट लाने के लिए, आपकी बॉडी सुचारू रूप से काम करने के लिए, आपकी फिटनेस बनाए रखने के लिए वो काम फिजिकल एजुकेशन के अंदर आता है। और अन्य गतिविधियाँ आपकी नॉन एकेडमिक मॉडल के अंतर्गत आती हैं। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं, वैंक्स मॉडल, वैलेम मॉडल। ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, 5 मार्क्स में तो पूछे जाते रहे हैं ये क्वेश्चंस, तो इसे ध्यान से देखिएगा। वैलेम, वैलेम का फुल फॉर्म है वैंक्स एडेप्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट्स मॉडल। तो वैंग अनुकूली शिक्षक वातावरण मॉडल। तो जो भी आप सीखते हैं वो वातावरण के अतिरिक्त आपके अनुकूल हो, और वातावरण को संक्षेप में रख के, उसको ध्यान में रख के आप कोई कार्य करें। फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग फीचर रिसर्च प्रैक्टिस थ्योरी। तो जो भी जो विशेषताएं होती है, चाहे वो शोध रिसर्च करने की हो या फिर कोई भी कार्य अभ्यास करने के लिए, या फिर कोई भी सिद्धांत, कोई भी थ्योरी हो, उसके संदर्भ में ये उसे केंद्रित करके ये विशेषताएं उसकी होती है। सपोर्टिंग 3 कैटेगरीज, ये भी 3 श्रेणियों के समर्थन करती है। पहला है एडेप्टिव इंस्ट्रक्शंस, जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो अनुकूली होते हैं। दूसरा क्लासरूम मैनेजमेंट, जो भी कक्षा होती है उसका प्रबंधन करना, कि क्लासरूम में आपकी क्या क्या आवश्यकता है। तो चॉक, ब्लैक बोर्ड और डस्टर, तो ये सब चीज़ आपकी। अब क्लासरूम मैनेजमेंट में बेंच भी आएंगे। तो वैसी व्यवस्था जो क्लासरूम के लिए प्रबंधन रूप से सुचारू रूप से काम कर सके आपकी कक्षा, वैसे मैनेजमेंट करना ही आपका क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर आता है। उसके बाद है स्कूल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटरवेंशन, जो भी आपके जिला या फिर किसी विद्यालय के स्तर पर उसे हस्तक्षेप करते हैं। अब वैंक्स मॉडल के अंदर टीम टीचिंग भी आती है, जो अलग अलग ग्रुप के जो शिक्षक होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अलग अलग विषय के, वो एक साथ पढ़ाने के काम में ही टीम शिक्षण में आता है, टीम शिक्षण में आता है। अगला है रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। वैसे बच्चे जो रोजमर्रा की कक्षा में समझ में नहीं आते, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस रेमेडियल क्लासेस के अंदर आता है। उसके बाद स्पेशल करिकुलम, ये विशेष रूप से पाठ्यक्रम बनाया गया हो, उस पाठ्यक्रम में आते हैं। उसके बाद है पीयर बेस्ड लर्निंग, सहकर्मी आधारित शिक्षण जो होते हैं। सहकर्मी मतलब आपके जो सहपाठी लोग हैं, उसके हिसाब से शिक्षा दिया जाने वाला काम में आपका पीयर बेस्ड लर्निंग आता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डाइवर्स नीड एंड स्टाइल। तो जो वैंक्स मॉडल है ना, इसमें आपके जो आपकी आवश्यकता होती है, जो शैली होती है, ये काफ़ी ही विविध होती है, काफ़ी डाइवर्स, एक तरह से आप बोल सकते हैं काफ़ी डेप्थ गहराई में होती है, अलग अलग डाइवर्सिटी होती है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की ज़रूरतें होती है। तो ये आपके वैलेंग मॉडल के अंदर आती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला मॉडल देखते हैं, सर्किल ऑफ इंक्लूजन मॉडल, समावेशन मॉडल का चक्र है ये। तो इसमें क्या होता है, एंटिसिपेटिंग स्टूडेंट्स नीड, जो छात्रों की जरूरत होती है उसका अनुमान लगाया जाता है। पहले से अनुमान लगाया जाता है कि छात्रों को किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। वैसे विकलांग छात्र जिसे दिखाई नहीं देती है, तो उसके लिए आप ऑडियो, जो ध्वनि प्रकार के वैसे आपके इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, वैसे इंस्ट्रूमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी इच्छा के अनुसार आपको ज़रूरत के हिसाब से कार्य करना होगा। रिमूवल बैरियर टू लर्निंग, तो जो भी बाधाएं आती है आपके सीखने के अंतर्गत, जो भी बाधाएं आती है उसको दूर करना आपका इस मॉडल का पार्ट होता है। उसके बाद मेथड एंड स्टाइल्स, जो भी तरीके या शैलियाँ हैं वो इस मॉडल का पार्ट है। तो देखिए, पहला है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो भी आप सीखते हैं
जो सीखने की ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होती है, वो पहला पार्ट है। दूसरा है इंस्ट्रक्शन स्टाइल, जो भी हम निर्देश देते हैं उसकी शैलियाँ कैसी होती हैं। अब आप जो शैली दे रहे हैं वो बच्चों को समझ में नहीं आया तो आपको शैली बदलना पड़ जाएगा। और लास्ट है एक्सेसिबिलिटी एंड यूजेबिलिटी, जो भी आप रिसोर्स दे रहे हैं वो उसे एक्सेस कर सके, वो अच्छे से ग्रहण कर सके, वो उसके लिए इस्तेमाल हो सके, इस्तेमाल कर सके, तो ये एक्सेसिबिलिटी एंड यूजेबिलिटी में आएगा। तो ये आपका 8 मॉडल था जिसे मैं आपको समझा दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कृपया लाइक करें। कोई अगला टॉपिक जो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है वो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको वीडियो कैसा लगे वो बता सकते हैं आप। अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि 50% से ज़्यादा लोगों ने वीडियोस देखे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।